ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद वालेकुम अस्सलाम। वी आर स्टार्टिंग विद फेब मार्च 24 पेपर 12। अब ये 0455 है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मार्च का पेपर जो है ना वो इंडिया में होता है, हालांकि बिल्कुल सेम सिलेबस, हर चीज़ सेम है। तो ये IGCSE है बेसिकली, सही है। पर ये है वही चीज़, वही सारा पेपर है जो हमारा होता है। तो पेपर 1 वेरिएंट 2 वहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएंट होता है। ठीक है, तो ये स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही पेपर भेज दिया था ग्रुप पे। आई होप आपने अटेम्प्ट करा है। तो स्टार्ट कर, आसान पेपर है मेरे हिसाब से, इतना मुश्किल नहीं। व्हाट कॉजेज इकोनॉमिक एजेंट्स टू मेक चॉइसेस। तो आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक एजेंट्स कौन है। इकोनॉमिक एजेंट्स वो लोग होते हैं दोज हु फेस द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सही है, जिनको अपनी जिंदगी में चॉइस करनी होती है या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस करते हैं ना, वो इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं। अब इकोनॉमिक एजेंट्स में कौन कौन आता है? इकोनॉमिक एजेंट्स में गवर्नमेंट आती है, इकोनॉमिक एजेंट्स में कंज्यूमर्स आते हैं, इकोनॉमिक एजेंट्स में प्रोड्यूसर्स आते हैं, एंड इकोनॉमिक एजेंट्स में वर्कर्स आते हैं। तो ये सारे लोग जो है ना वो इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर आपको यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए कि चॉइसेस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है। देखो, चॉइसेस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है अनलिमिटेड वांट से। सही है। हमारी वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, पर उनको पूरा करने के लिए जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, जिसकी वजह से वी हैव टू फेस स्कार्सिटी। और स्कार्सिटी की वजह से हमें चॉइस करनी पड़ती है। और उस चॉइस के बाद कॉन्सेप्ट आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। तो व्हाट कॉजेज इकोनॉमिक एजेंट्स टू मेक चॉइसेस? लिमिटेड नीड्स एंड वांट्स। गलत स्टेटमेंट दे रहा है। अनलिमिटेड होती हैं, लिमिटेड नहीं होती। द एग्जिस्टेंस ऑफ फाइनाइट रिसोर्सेज। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? लिमिटेड। तो ये आंसर होगा। सही है। द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री गुड्स, द मार्केट मैकेनिज्म। फालतू ऑप्शन है। सही है, तो वन का आंसर भी होगा। सिंपल MCQ है, आसान MCQ है, ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 2, a government announces that it will spend an extra 10 billion on healthcare finance by reducing the expenditure on defense। भाई मैं अपना एक्सपेंडिचर हेल्थ केयर पे बढ़ा रहा हूँ और डिफेंस पे कम कर रहा हूँ, तो कौन सा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सही है, तो ये सारे ऑप्शन यूजलेस हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर 3, the diagram shows a production possibility curve for digital televisions and CD players, which movement shows an increase in the use of existing resources। अब existing resources के बढ़ने का मतलब क्या है? कि आपकी एक्चुअल बढ़ रहा है, आपकी इकोनॉमी में जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रही है? कम। टू इंक्रीज प्रोडक्शन फॉर बोथ डिजिटल टेलीविजन एंड CD प्लेयर्स। अब एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज का यूज जो है ना वो दो तरीकों से बढ़ रहा है यहाँ पे। क्योंकि देखो, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि मुझे जो भी देखना है ना, मुझे वाई एंड एक्स से देखना है। सही है, क्योंकि वाई एंड एक्स जो है ना वो इनसाइड द PPC वाले पॉइंट है। और इनसाइड द PPC वाले पॉइंट से मैं ऑन द PPC की तरफ जाऊंगा, तो मैं एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज का यूज बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वाई एंड एक्स जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर वाई एंड एक्स से मैं आगे बढ़ता हूँ तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज का यूज बढ़ रहा है। ठीक है, अब हम ट्राई कर लेते हैं। देखो, इससे जो दो ऑप्शंस मुझे दिए हुए हैं ना वो बिल्कुल फालतू हैं। Z to W इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि देखो ऑन द PPC मूवमेंट आ रही है। जब ऑन द PPC मूवमेंट आती है तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। एक को बढ़ाया, दूसरे को कम कर दिया। Z to Y अगर हम देखें तो ये भी बिल्कुल गलत है। यहाँ पर एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज का यूज उल्टा कम हो रहा है। यहाँ पर एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज का यूज कम हो रहा है, क्योंकि ऑन द PPC वाले पॉइंट फुल एम्प्लॉयमेंट के होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है? फ्रॉम फुल एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयमेंट। सही है। अब आंसर या तो X to W है या तो X to Z है। अब देख लेते हैं। भाई अगर मैं X to W जाता हूँ, सही है, अगर मैं X to W जाता हूँ, दिस इज X एंड दिस इज W। अब X to W जाने में एक गुड कम हो रहा है, दूसरा गुड बढ़ रहा है। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इससे मुझे बोला था दोनों गुड्स की प्रोडक्शन को बढ़ाना है। इससे मुझे क्या बोला था? दोनों गुड्स की प्रोडक्शन। अब X to W जाने का मसला बताऊं क्या है? ये कम हो रहा है और ये बढ़ रहा है। सही है, एक चीज कम हो रही है, दूसरी चीज बढ़ रही है, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर। अब आंसर क्या होगा? आंसर मेरा बी होगा। बी हम करके भी देख लेते हैं, ये मैं मिटा रहा हूँ, बी करके देख लेते हैं। भाई मैं पहले एक्स पे था, मैं जो है वो जेड पे जा रहा हूँ, तो देखो ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं, तो फिर बी आंसर होगा। क्लियर है ये चीज? ओ सॉरी, सिटी प्लस बढ़ रहा है ना, सिटी प्लस बढ़ रहा है। सही है। तो X to Z आंसर है, दोनों बढ़ रहे हैं। क्लियर है ये चीज? कोई मसला? कंफ्यूज कर देते हो मेरे को। ठीक है, तो 3 का आंसर बी है। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा था डायग्राम शोज द पॉइंट्स ऑन टू डिमांड कर्व्स। ठीक है जी।
टू डिमांड कर्व्स के ऊपर पॉइंट दिया है, विच मूवमेंट बिटवीन पॉइंट्स ऑलवेज शोज अ कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का मतलब है डिमांड कर्व के ऊपर मूवमेंट आ रही है, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कब होती है, जब प्राइस बढ़ती है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल करेंटली पॉइंट के पे हूँ लेट से, तो ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, अगर मैं के से जे जा रहा हूँ, इसका मतलब मेरी प्राइस बढ़ रही है, मेरी क्वांटिटी क्या हो रही है, कम, तो दिस इज कॉन्ट्रैक्शन। सही है, दिस इज कॉन्ट्रैक्शन। ये जो क्यू से क्यू वन है ना, ये कॉन्ट्रैक्शन है, सही, तो दिस इज कॉन्ट्रैक्शन। तो के टू जे इज कॉन्ट्रैक्शन, ए आंसर होगा इसका। अच्छा, के टू एम क्या हो रहा है, जो के टू एम है वो क्या है, के टू एम में देखो, अगर मैं प्राइस को कम करता हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं, अगर के टू एम में मैं प्राइस को कम कर रहा हूँ, आप देखो क्वांटिटी बढ़ रही है, सही है, तो ये क्या है, ये एक्सटेंशन है, सही, तो यहाँ पे मैं लिख दे देता हूँ के टू एम इज एक्सटेंशन, ठीक है। अच्छा, एल टू के क्या है, एल टू के है डिक्रीज इन डिमांड, एल टू के क्या है, डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या होता है कि डिमांड कर्व जो है वो लेफ्ट पे शिफ्ट हो रहा है ड्यू टू अ नॉन प्राइस फैक्टर, और एम टू एल क्या हो रहा है, एम टू एल इज इंक्रीज इन डिमांड, सही है, डिमांड कर्व इज शिफ्टिंग टू द राइट, क्लियर है। तो इंक्रीज डिक्रीज शिफ्ट जो है वो नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से होता है, तो हमारे पास आंसर ए आता है। तो आपको सारे ऑप्शंस पता होने चाहिए, तो फोर का आंसर इज ए। प्राइस बढ़ी तो मैं के टू जे गया, डिमांड कर्व मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मूवमेंट आई पीछे की तरफ, सही है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वुड नॉट कॉज अ शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। अब सप्लाई कर्व शिफ्ट कब नहीं होगा, जब प्राइस में चेंज आएगा या किसी डिमांड के फैक्टर में चेंज आएगा, मतलब सप्लाई कर्व को शिफ्ट नहीं करना। तो चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल शिफ्ट द सप्लाई कर्व, क्योंकि ये सप्लाई का फैक्टर है। चेंजेस इन द डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस डिमांड का फैक्टर होता है, याद है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस से जो है वो आपका इनकम पे चेंज आता है, डिस्पोजेबल इनकम पे चेंज आता है, तो फिर बी आंसर होगा इसका, क्योंकि इससे नॉट बोला हुआ है। इनडायरेक्ट टैक्सेस से भी सप्लाई शिफ्ट होता है, ये भी सप्लाई का फैक्टर है। सब्सिडी से भी सप्लाई शिफ्ट होता है, ये भी सप्लाई का फैक्टर है, ठीक है। तो बी एक ऐसा वाहिद ऑप्शन है जहाँ पर डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है। अब डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब सप्लाई कर्व शिफ्ट नहीं हो रहा, तो नॉट बोला था इसने, तो 5 का आंसर बी है। अगर ये कोई ऐसा ऑप्शन देता कि भाई प्राइस चेंज हो रही है, तो उससे भी सप्लाई कर्व शिफ्ट नहीं होता, उससे मूवमेंट आती है, ठीक है, तो नॉर्मली ये करता है इस तरीके से, तो 5 का आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर हेल्थ रीजंस कंज्यूमर्स डिसाइड दैट दे वांट टू ईट मोर वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स की डिमांड बढ़ गई। जब वेजिटेबल्स की डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट में वेजिटेबल्स की क्या होगी, शॉर्टेज, जिसकी वजह से इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। एंड लेस मीट, इसका मतलब मीट की डिमांड कम हो रही है, तो मीट की डिमांड जब कम होगी तो इससे मार्केट में जो है वो सरप्लस होगा, जिसकी वजह से इसकी प्राइस जो है वो कम हो जाएगी। व्हाट प्राइस सिग्नल्स वुड द मार्केट सिस्टम सेंड टू रीएलोकेट रिसोर्सेज सो दैट कंज्यूमर्स गेट व्हाट दे वांट, तो इसका मतलब प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स जो है वो बढ़ जाएगी, एंड प्राइस ऑफ मीट जो है वो कम हो जाएगी, सी आंसर होगा, सही है। बड़ा आसान एमसीक्यू है, मार्क्स क्या है इसमें आप लोग, ये आसान पेपर है, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द लाइकली बेनिफिट ऑफ अ कंट्री मूविंग फ्रॉम अ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, जिधर प्राइवेट सेक्टर भी होता है और जिधर पब्लिक सेक्टर भी होता है, दोनों सेक्टर्स होते हैं, टू अ मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में सिर्फ कौन होता है, प्राइवेट सेक्टर। तो अगर हम मार्केट मिक्स से मार्केट में जाएंगे, सिर्फ प्राइवेट पे जाएंगे, तो इनइक्वालिटी लेस नहीं होगी, इनइक्वालिटी बढ़ेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है एबिलिटी टू पे होता है, तो गरीब की बैंड बजेगी, सही है। नेशनलाइजेशन कम होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा, क्योंकि आप प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सब दे दोगे ना, नेशनलाइजेशन थोड़ी होगा, गवर्नमेंट तो होती नहीं है, नो गवर्नमेंट, सही है, नो गवर्नमेंट। पब्लिक गुड्स तो होंगे ही नहीं, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी में पब्लिक गुड्स होते ही नहीं है, देयर विल बी नो नो पब्लिक गुड्स, तो नॉन प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड इज अ मार्केट फेलियर, याद है, फ्री राइडर प्रॉब्लम होता है, नॉन राइवल नॉन एक्सपेडेबल। तो रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, क्यों, इसकी दो वजह है। पहली वजह, एक तो इनको ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट का होता है, तो ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट होंगे। दूसरा, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, तो इसकी वजह से सब मेहनत करेंगे, जिसकी वजह से कॉस्ट कम हो जाएगी, कंज्यूमर को कम प्राइस मिलेगी, वही। तो 7 का आंसर विल बी डी, सही है, अगेन अ वेरी इजी एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज एन एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ स्मोकिंग सिगरेट्स। भाई एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होती है, एक्सटर्नल कॉस्ट इज अ थर्ड पार्टी कॉस्ट, सही है, इट इज अ थर्ड पार्टी कॉस्ट, सही है।
तो एक्सटर्नल कॉस्ट क्या है? द कॉस्ट ऑफ सिगरेट पैकेजिंग, दिस इज अ प्राइवेट कॉस्ट। सही है। द कॉस्ट टू द नॉन स्मोकर्स हेल्थ, वही ना, जो बंदा कंज्यूम नहीं कर रहा, जो बंदा प्रोड्यूस नहीं कर रहा, फिर भी उसकी हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, तो बी इज द राइट आंसर। द कॉस्ट टू द स्मोकर्स, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगी तो इनकी प्राइवेट कॉस्ट है। द टैक्स ऑन सिगरेट, अगेन ये आंसर नहीं है, तो 8 का आंसर बी होगा। ठीक है, कोई मसला? क्वेश्चन नंबर 9, अ फर्म इज कंसिडरिंग डबलिंग द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। तो बेसिकली ये लोग क्या करना चाह रहे हैं? प्राइस बढ़ाना चाह रहे हैं। विच प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट वुड गिव द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन रेवेन्यू। अब एक बात तो क्लियर है कि प्राइस के बढ़ने से रेवेन्यू बढ़ाना है। इसका मतलब दो केसेस हैं। पहला केस इनइलास्टिक डिमांड का होता है, जिसमें प्राइस और रेवेन्यू का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। दूसरा केस परफेक्टली इनइलास्टिक का होता है, जिसमें प्राइस और रेवेन्यू का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। अब मुझे बताओ दोनों में से कौन सा ज्यादा बेहतर है, अगर मुझे जो है ना वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू का इंक्रीज चाहिए, तो इसका आंसर होगा ए। क्योंकि प्राइस और रेवेन्यू का प्रोपोर्शनेट चेंज आता है इन द केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, क्योंकि ये परफेक्टली इनइलास्टिक है। जितने से तुम प्राइस बढ़ाओगे उतने से ही तुम्हारा रेवेन्यू बढ़ेगा। मैंने फर्क आपको बताया था ना, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक में पॉजिटिव रिलेशनशिप तो दोनों में होता है, पर प्रोपोर्शनेट चेंज आता है प्राइस और रेवेन्यू का इन द केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अगर जीरो का ऑप्शन नहीं होता तो हम फिर इस वाले ऑप्शन पे जाते जो कि इनइलास्टिक डिमांड है, पर क्योंकि हमारे पास जीरो का ऑप्शन है तो हम तभी वहां जा रहे हैं। ठीक है, वन तो हो ही नहीं सकता, वन तो यूनिटरी है। अगर मैं यूनिटरी के केस में प्राइस को बढ़ाऊंगा ना तो मेरा रेवेन्यू विल रिमेन द सेम। सही है। और ये तो इलास्टिक है विच इज मोर देन वन। इलास्टिक के केस में तो उल्टा जो है ना वो क्या होगा, प्राइस के बढ़ाने से रेवेन्यू जो है वो कम हो जाएगा, तो ये वाली हरकत हम कभी नहीं करेंगे। तो 9 का आंसर विल बी ए। ठीक है, कोई मसला? ठीक है, तो रीजन क्या है? एक ही, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, प्राइस और रेवेन्यू का प्रोपोर्शनेट चेंज। अगर मैं 5% से प्राइस बढ़ाऊंगा रेवेन्यू भी 5% से बढ़ेगा। पर इन इलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि अगर 5% से प्राइस बढ़ाऊंगा तो रेवेन्यू 5% से नहीं बढ़ेगा, लेस देन 5% से बढ़ेगा, क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी बहुत चेंज होती है। परफेक्टली इन इलास्टिक में क्वांटिटी का चेंज ही नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 10, द टेबल shows information about 4 financial institutions, which institution is more likely to be a commercial bank। तो कमर्शियल बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक जिनको ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न प्रॉफिट्स। सही है। तो इट इज द गवर्नमेंट्स बैंक, नो। इट इज ओन्ड बाय द शेयर होल्डर्स, यस, प्राइवेट सेक्टर ओन करते हैं इनको। तो 10 का आंसर विल बी। सही है, तो बड़े आसान है एमसीक्यू है, कोई टेंशन नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट शोज अ फॉरवर्ड वर्टिकल मर्जर? फॉरवर्ड वर्टिकल मर्जर, अ स्मार्टफोन प्रोड्यूसर बाइज अ कंप्यूटर चिप प्रोड्यूसर। ये कौन सा है? ये फॉरवर्ड है बैकवर्ड है? वर्टिकल मर्जर होता क्या है? जब इंडस्ट्री सेम होती है, जब इंडस्ट्री सेम होती है डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन होता है। सही है। और फॉरवर्ड का मतलब है कि आप अपने कंज्यूमर को टेक ओवर कर रहे हो, आप अपने कंज्यूमर को टेक ओवर कर रहे हो, कंज्यूमर के करीब जा रहे हो। अ स्मार्टफोन प्रोड्यूसर बाय द कंप्यूटर चिप, ये बैकवर्ड है। ये क्या है? बैकवर्ड है। अ स्टील प्रोड्यूसर बाय द कार प्रोड्यूसर, ये क्या है? ये फॉरवर्ड है, क्योंकि एक स्टील प्रोड्यूसर अपने कंज्यूमर को टेक ओवर कर रहा है, क्योंकि कार का प्रोड्यूसर स्टील खरीदता होगा ना। अट्रैक्टिव प्रोड्यूसर बाय द वीट प्रोड्यूसर, ये क्या है? अट्रैक्टिव प्रोड्यूसर बाय द वीट प्रोड्यूसर, कोई लिंक है इनका? ऑप्शन सी जो है क्या कह रहा है, इसमें क्या हो रहा है? अट्रैक्टिव प्रोड्यूसर बाइज अ वीट प्रोड्यूसर, कौन सी इंटीग्रेशन है ये? सही है। नहीं, हॉरिजॉन्टल थोड़ी है बेटा, ये कॉन्ग्लोमरेट की उसमें आ सकती है, क्योंकि इतना कोई लिंक नहीं बन रहा है इनका। सही है, तो डाइवर्सिफिकेशन हो रही है ये। एन ओवन प्रोड्यूसर बाय द वॉशिंग मशीन प्रोड्यूसर, ये भी अजीब सा ऑप्शन है, कंप्लीटली डिफरेंट वो है। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर है 11 का बी। सही है। 12, द डायग्राम शोज द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर फॉर फार्म वर्कर्स। तो देखो वाई एक्सेस पे वेज रेट लिखा हुआ है, यहाँ पर क्वांटिटी लिखा हुआ है। द इनिशियल इक्विलिब्रियम इज एक्स, तो हमेशा ना यहाँ पर शेड कर लिया करो इनिशियल इक्विलिब्रियम को। देखो इनिशियल इक्विलिब्रियम मैंने जैसे शेड कर लिया। सही है, कंफ्यूज नहीं होगे कभी भी। अब कह रहा है व्हाट विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द लेबर प्रोडक्टिविटी। अब लेबर प्रोडक्टिविटी जब बढ़ती है ना तो वर्कर की डिमांड बढ़ जाती है। इसका मतलब डिमांड विल शिफ्ट टू द राइट।
इसका मतलब मैं पॉइंट एक्स से होता हुआ पॉइंट ए पे आ जाऊंगा, तो ए आंसर होगा। सही है, तो मसला। बेसिक है तो शेडिंग करके करना, ये बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच सर्विस इज मोस्ट लाइकली टू बी सप्लाइड बाय अ स्मॉल बिजनेस? बैंक, रेंटल स्मॉल है, ये भी लार्ज है, ये भी लार्ज है, बी आंसर होगा इसका। आसान है बड़ा। सही है, ये बोल रहा है स्मॉल बिजनेस कौन सा है? बैंकिंग, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, रेल, ट्रेवल, ये स्मॉल बिजनेसेस नहीं होते भाई। बी इसका आंसर है, डेंटल ट्रीटमेंट, ये स्मॉल बिजनेस होते हैं। तो ये तो 13 का आंसर वुड बी बी। बड़े बेसिक एमसीक्यूज हैं अब तक, ये बड़ा आसान पेपर है। व्हेन अ फर्म प्रोड्यूसेस 100 यूनिट्स, its total variable cost is $100,000 and its total fixed cost is $4,000. So total cost का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। तो 1000 मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट मेरी 4000 है। इसका मतलब मेरी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 5000। व्हाट इज द फर्म्स एवरेज टोटल कॉस्ट? तो एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो टोटल कॉस्ट मेरी कितनी है? 5000। क्वांटिटी कितनी दी हुई है इसने? 100। तो आंसर क्या आएगा? 50। तो डी आंसर है। सही है, डी आंसर है। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ना, बिजली, ये इलेक्ट्रिक। सही है, 14 का आंसर इज डी। सही है, 15, at a price of $5, the demand for a firm's product is 1000 units. तो $5 मल्टीप्लाई बाय 1000 units, कितना रेवेन्यू हो गया? रेवेन्यू कितना हो गया? $5000, क्योंकि रेवेन्यू क्या होता है? पी टाइम्स क्यू। और अब मेरी प्राइस बढ़ गई है टू $10, और मेरा ये हो गया, तो अब मैं क्या करूंगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 600 यूनिट्स। तो अब मेरा रेवेन्यू कितना हो गया? 6000। तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितने से बढ़ रहा है? 1000 से। मेरा टोटल रेवेन्यू कितने से बढ़ रहा है? 1000 से। अब एवरेज रेवेन्यू का चेंज बताना है। एवरेज रेवेन्यू किसकी इक्वल होती है, याद है? प्राइस के, मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखाया था। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला होता है? पी टाइम्स क्यू डिवाइडेड बाय क्यू। तो क्यू और क्यू को काट दो, एंड में क्या बच जाएगा? प्राइस। तो ए आर और प्राइस इक्वल होते हैं। अगर प्राइस $5 से $10 जा रही है, तो आप क्या बोलोगे कि एवरेज रेवेन्यू 5 से बढ़ रहा है? तो इसका आंसर ए होगा, क्योंकि ए आर इज इक्वल्स टू प्राइस। समझ आया? क्लियर है? बहुत बेसिक है। 15 भी। 16, a monopoly firm can earn greater profits than a firms in a competitive market। बहुत ऑब्वियस सी बात है। मोनोपोली सिंगल होती है, एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, आउटपुट रिस्ट्रिक्ट करती है। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोली इज मोस्ट लाइकली टू कॉज दिस? इट कैन रिस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ न्यू फर्म। यस भाई, बैरियर्स टू एंट्री हाई होते हैं। एक फर्म घुस के मोनोपोली से compete नहीं कर सकती, आसान नहीं होता। तो वो लोग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स कमा रहे होते हैं, क्योंकि इनके सामने कंपटीशन नहीं होता। प्राइस टेकर मोनोपोली नहीं होती, प्राइस टेकर कंपेरेटिव मार्केट होती है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, ये अगेन कंपेरेटिव मार्केट की फर्म्स होती हैं, इनको सब्सिडीज मिलती हैं। इट्स टोटल कॉस्ट आर यूजुअली लो। मोनोपोली की कॉस्ट ना लो नहीं होती, मोनोपोली एक्स इनएफिशिएंट होती है। मोनोपोली क्या होती है? मोनोपोली इज एक्स इनएफिशिएंट। एक्स इनएफिशिएंट का मतलब याद है कि भाई लैक ऑफ कंपटीशन की वजह से आपके पास इंसेंटिव ही नहीं होता मेहनत करने की वजह से, तो वो अपनी कॉस्ट कम नहीं करते। वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, वो प्राइस हाई चार्ज करते हैं, वो आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। कॉस्ट कम करने का इंसेंटिव नहीं है उनके पास, मेहनत करने का इंसेंटिव नहीं है उनके पास। तो देयर टोटल कॉस्ट आर नॉट लो। सही है, दे आर इनएफिशिएंट। लैक ऑफ कंपटीशन है, उस लैक ऑफ कंपटीशन की वजह से उनकी कॉस्ट हमेशा ज्यादा ही होती है। पैसा ये कैसे कमाते हैं? ये प्राइसेस हाई चार्ज करके पैसा कमाते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं मोनोपोली का एडवांटेज होता है उनको, इकोनॉमी ऑफ स्केल भी होते हैं, पर हम हमेशा जब भी आंसर लिखते थे P2 में, हम इफ लिखते थे। अगर उनको इकोनॉमी ऑफ स्केल होगा तो ये होगा, वरना नॉर्मली तो वो एक्स इनएफिशिएंट होता है। सही है, 17, एन इकोनॉमी इज एक्सपीरियंसिंग अ पीरियड ऑफ डिफ्लेशन विद लोअर आउटपुट एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सी डिफ्लेशन है ये, कोई बता सकता है? ईमान बेटे रात तक बता दूंगा। ये कौन सी डिफ्लेशन है? बैड डिफ्लेशन है, गुड डिफ्लेशन है? खुद हिंट दे दी है इसने कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा है, आउटपुट भी कम है, तो क्लियरली समझ आ रहा है कि एग्रीगेट डिमांड कम हुआ है, जिसकी वजह से इकोनॉमी का जो है वो प्राइस लेवल कम हो चुका है। दिस इज बैड डिफ्लेशन। सही है, दिस इज बैड डिफ्लेशन। विच पॉलिसी वुड द गवर्नमेंट मोस्ट लाइकली यूज टू करेक्ट दिस? अब ऑब्वियसली एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है, मसला हल हो जाएगा।
अब एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से आपका ना उल्टा एग्रीगेट सप्लाई बढ़ता है। अब मैंने आपको हमेशा से बताया कि यू नेवर यूज सप्लाई साइड पॉलिसी फॉर डिफ्लेशन, क्योंकि जब तुम एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ा दोगे ना तो प्राइस लेवल और कम हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना भी एक मसला है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओगे तो कंजम्पशन गिरेगी, इन्वेस्टमेंट गिरेगी, इससे एग्रीगेट डिमांड गिर जाएगा। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। रिड्यूस इनकम टैक्स इज द राइट आंसर, क्योंकि अगर तुम इनकम टैक्स कम कर दोगे ना तो पहले के मुकाबले में लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो कंज्यूम ज्यादा करेंगे, जिसकी वजह से एडी बढ़ जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कम करने का मतलब है आपने गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को कम कर दिया, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, तो ये भी नहीं हो सकता। तो 17 का आंसर वुड बी सी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज लाइकली टू इंक्रीज विद इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब अगर एक इकोनॉमी में रियल जीडीपी बढ़ता है तो उसके साथ क्या क्या बढ़ेगा, ये पूछ रहा है। सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट गिरेगी, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड आपका बढ़ रहा होता है, सही है, तो जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी में सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट तो कम होती है। इनकम पर हेड जो है वो आपका बढ़ रहा होता है, बिल्कुल लोग ज्यादा पैसे कमा रहे होते हैं। बजट डेफिसिट आपका कम हो रहा होता है, क्योंकि जब एक इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ना, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का, देखो बजट डेफिसिट का मतलब क्या है, स्पेंडिंग इज ग्रेटर देन टैक्स रेवेन्यू। तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ना तो लोग ज्यादा पैसे कमा रहे होते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू मिल रहा होता है, जिसकी वजह से उनका टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा होता है, और उस टैक्स रेवेन्यू के बढ़ने की वजह से उनका जो बजट डेफिसिट है ना वो कम हो रहा होता है, सही है। द स्टॉक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कम हो रहे होते हैं, क्योंकि आपको याद होगा इकोनॉमिक ग्रोथ का एक डिसएडवांटेज था कि आपके रिसोर्सेज डिप्लीट होते हैं, ओवर एग्जॉस्ट हो जाते हैं, खत्म होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप बहुत रैपिडली ग्रो कर रहे होते हो कभी कभार। तो 18 का आंसर वुड बी बी। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19, an economy has a high rate of inflation, an economy has a high rate of inflation। अब अगर एक इकोनॉमी का हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, इसका मतलब भाई महंगाई है वहां पे। विच मॉनेटरी पॉलिसी मेजर इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, भाई जाहिर सी बात है अगर इन्फ्लेशन कम करना है तो कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी यूज करेंगे, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करेंगे, मनी सप्लाई को कम करेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, और इससे जो है आपकी कंजम्पशन कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी। अच्छा, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो एक्सचेंज रेट भी बढ़ता है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन तो नहीं होगी, एप्रिसिएशन होगी। मनी सप्लाई नहीं बढ़ेगा, डी सी आंसर होगा। एन इंक्रीज इन द बेसिक रेट ऑफ इनकम टैक्स, दिस इज फिस्कल पॉलिसी, सही है। तो 19 का आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 20, three statements about policy measures are listed, what are the supply side policy measures which would enable the government to make the income distribution more equal। अच्छा भाई, तो डिस्ट्रीब्यूशन इनकम की मुझे और इक्वल करनी है। इम्प्रूव्ड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इससे वर्कर्स की स्किल्स बढ़ेंगी, ठीक है। इससे जो है वो उनको फ्यूचर में अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं, तो हो सकता है इकोनॉमी में इनकम्स बढ़ जाएं, तो इससे आपकी इनइक्वालिटी कम होगी, सही है। डीरेगुलेशन से इनइक्वालिटी पे कोई खास इफेक्ट नहीं आ रहा होगा, हाँ ऑल्दो इससे मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा, इससे मार्केट में प्राइसेस कम होंगी, पर डायरेक्ट इफेक्ट डीरेगुलेशन का नहीं आ रहा होता। अ रिडक्शन इन द बेसिक रेट ऑफ इनकम टैक्स, अब देखो उसने बेसिक रेट लिखा हुआ है। बेसिक रेट का मतलब होता है जो सबसे लोवेस्ट इनकम लेवल्स पे रेट ऑफ टैक्स लगता है ना वो कम हो रहा है, तो इससे डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी। अब नॉर्मली तो हमने ये पढ़ा है कि इनकम टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स, इसको इसको बढ़ाना चाहिए, पर ये कह रहे हैं बेसिक रेट कम कर रहा है। जो सबसे गरीब तबका, जो सबसे लोएस्ट इनकम वाले टैक्स दे रहे हैं ना, उनके लिए टैक्स कम कर रहे हैं। अमीरों के लिए नहीं टैक्स कम कर रहे हैं, बेसिक रेट कम कर रहे हैं। इसका मतलब इससे भी आपकी जो है वो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम क्या होगी, कम होगी। तो इसका आंसर होगा 1 और 3, सी आंसर है इसका। क्लियर है। मेजोरिटी बच्चे शायद इसका आंसर जो है ना वो 1 2 कर दें, शायद 3 वाला ना करें, पर ये थोड़ा ध्यान रखना, बेसिक रेट लिखा हुआ है इसमें, सही है। 21, इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी, इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ पर पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों होते हैं, सही है। आता है बेटा, क्यों नहीं आता, क्या हो गया है। आप इंसेंटिव क्रिएट करते हो टू वर्क, सप्लाई साइड पॉलिसी में बहुत चीजें आ जाती हैं। इवन इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सप्लाई साइड पॉलिसी, सही है। तभी कहते हैं नोट्स लाजमी पढ़ो भाई, नोट्स एमसीक्यू फिर इंपॉर्टेंट है, मैंने वहां लिखा हुआ है ये।
In a mixed economy, a government provides some goods that markets cannot. What is the name? What is the name of these goods? अब markets कौन से goods provide नहीं करती? Mixed economy में provide होता है पर market में नहीं होता. Public good. सही है? ठीक है. Free good तो ना mixed में होता है ना उसमें होता है. Not in mixed. नॉट इन मार्केट. इनकी तो मार्केट ही नहीं होती ना, इनको तो सवाल ही पैदा नहीं होता. ये तो खुद ब खुद होते हैं ना, फ्री गुड प्रोवाइड थोड़ी किए जाते हैं. इकोनॉमिक गुड्स दोनों में होते हैं, मेरिट गुड्स दोनों में होते हैं. डी आंसर है इसका पब्लिक गुड. एक वाहिद फर्क है कि जो चीज मार्केट में नहीं होती और मिक्स में होती है. सही है. पहली बात बेटा प्रैक्टिस करोगे होता जाएगा. विच ऑफ दिस पीपल वुड बी क्लास्ड एज अनएम्प्लॉयड? अ स्टूडेंट हु डज नॉट वर्क, ये लेबर फोर्स का पार्ट ही नहीं होता. अ पर्सन हु डज नॉट हैव अ जॉब बट इज एक्टिवली लुकिंग फॉर वन, ये लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं. अ रिटायर्ड पर्सन लेबर फोर्स का पार्ट ही नहीं है. एन एडल्ट हु डज नॉट हैव अ जॉब लेबर फोर्स का पार्ट ही नहीं है. एंड स्टेज एट होम टू प्रोवाइड चाइल्ड केयर, मतलब लेबर फोर्स का पार्ट है. ठीक है. मतलब एक्टिवली जॉब सीख नहीं कर रहा है ना. ठीक है. 23. The table shows the weights attached to 4 items in the consumer price index of a country in year 1 and year 2. अब weights का concept क्या होता है? weights represent करता है importance. जब इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन हो रही होती है ना, तो कुछ गुड्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है ज्यादा, क्योंकि ये वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर की इनकम का बड़ा हिस्सा लेके जा रहे होते हैं. तो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट होता है वेट्स. अगर एक चीज पे लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं ना, तो उसको वेट ज्यादा दिया जाता है. अगर उसकी प्राइस चेंज होगी तो वो इन्फ्लेशन में बहुत कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा होगा. व्हाट विच कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन? फूड प्राइसेस वर हायर. अब वेट्स को देख के मैं प्राइसेस नहीं बता सकता. वेट्स को देख के मैं ये नहीं बता सकता पीपल ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं कि कम स्पेंड कर रहे हैं. मैं ये बता सकता हूँ कि हाँ भाई प्रपोर्शन चेंज हो रहा है. आप देखो उसने क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ इनकम वाज स्पेंट ऑन क्लोथिंग इन ईयर टू देन ईयर 1. आप देखो क्लोथिंग में पहले वेट 9 था, अब 10 है. इसका मतलब क्लोथिंग की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है. पीपल आर स्पेंडिंग मोर मनी ऑन क्लोथिंग. अ बिगर प्रपोर्शन ऑफ इनकम ऑन क्लोथिंग. तो फिर डी आंसर होगा. ठीक है. 23 का आंसर इज डी. द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट वेट का मतलब होता है इंपॉर्टेंस ऑफ दैट गुड. तो सारे ऑप्शंस देखने तब जाके कुछ होगा. Number 24, the table shows the percentage shares of income going to different household income groups in a country in 2 years. Highest 20% की इनकम बढ़ रही है. नेक्स्ट 20% की भी इनकम बढ़ रही है. नेक्स्ट 20% की भी इनकम बढ़ रही है. नेक्स्ट 20% की भी इनकम बढ़ रही है. जो लोवेस्ट 20% है उनकी इनकम कम हो रही है. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप यहाँ पर बोलोगे इस मुल्क की बैंड बज रही है, क्योंकि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बढ़ रही है. सही है. तो इसका आंसर होगा ए. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हैज बिकम मोर अनइक्वल. अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है. अमीर अमीर और होता जा रहा है, गरीब गरीब और होता जा रहा है. सही है. 24 का आंसर विल बी ए. सही है. 25. An economy has a high rate of population growth. What is most likely to have caused this? The average years of schooling is relatively high. इसका population से कोई लेना देना नहीं है. The birth rate is lower than the death rate. इससे आपकी population जो है वो कम होगी, क्योंकि birth rate कम है. ज़्यादा, क्योंकि birth rate जब कम होता है तो इससे जो है वो आपकी पॉपुलेशन कम होती है. डेथ रेट कम होता है तो पॉपुलेशन बढ़ती है. पर इफ बर्थ रेट इज लोअर देन द डेथ रेट, फिर ओवरऑल पॉपुलेशन कम होगी. द रिटायरमेंट एज हैज इंक्रीज. इससे भी पॉपुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता. देयर आर मोर इमिग्रेंट्स देन इमिग्रेंट्स. इसका मतलब नेट इमिग्रेशन हो रही है. नेट इमिग्रेशन का मतलब है मोर पीपल आर कमिंग इन देन गोइंग आउट. इससे मुल्क की पॉपुलेशन बढ़ती है. तो इसका आंसर डी होगा. सही है. तो 25 इज डी. फिर आपके पास आता है एमसीक्यू नंबर 26. व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू कॉज एन इंक्रीज इन द पॉवर्टी इन डेवलपिंग कंट्रीज? भाई गरीबी बढ़ रही है. एन इंक्रीज इन द पुअर न्यूट्रिशन एंड इल हेल्थ. यस, ये आंसर है. एजुकेशन प्रोविजन का बढ़ना, इंटरनेशनल टूरिज्म का बढ़ना, ट्रेड यूनियन की बार्गेनिंग पावर से बढ़ना, इन सारी चीज़ों से इकोनॉमी में पॉवर्टी कम होगी. अब क्यों पॉवर्टी कम होगी? भाई इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़ेगा, इससे भी इनकम्स बढ़ेंगी. एजुकेशन प्रोविजन से भी आगे जाके इनकम्स बढ़ेंगी. ट्रेड यूनियन की बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी तो इससे भी वेजेस बढ़ेंगी, तो इससे भी इनकम्स बढ़ेंगी. सिर्फ वाइड ये ऑप्शन है जहाँ पर पॉवर्टी का सही जिक्र किया हुआ है जो बढ़ रही है. तो 26 का आंसर इज ए. 27, टू कंट्रीज विश टू यूज देयर स्केर्स रिसोर्सेज टू स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन एंड ट्रेड विद ईच अदर. अब दो कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रही हैं. तो मैंने आपको अजम्पशन बताई थी कि अजम्पशन क्या होती है? बायलैटरल ट्रेड की अजम्पशन होती है. सही है. देयर आर टू कंट्रीज, देयर आर टू गुड्स, और दो आपस में ट्रेड कर रहे होते हैं. Under which conditions it is most likely to happen? The resource allocation of the two countries should be different.
ये दोनों अलग अलग चीजें बना रहे होंगे तब जाके करेंगे आपस में ट्रेड ये लोग, वरना क्यों करेंगे? तो देयर एलोकेशन शुड बी डिफरेंट, but their ability of each country to reallocate their resources should be easy. अगर मैं एक गुट को बनाना छोड़ रहा हूँ और दूसरे गुट पे जा रहा हूँ तो ये मेरे लिए आसान होना चाहिए, क्योंकि दोनों कंट्रीज एक एक गुट को चूज करेंगी, और एक कंट्री एक में स्पेशलाइज करेगी, दूसरी कंट्री दूसरे में स्पेशलाइज करेगी, तभी तो ट्रेड होगा। सही है, तो बी इज द राइट आंसर। सही है। तो 27, व्हाट इज द लाइकली इफेक्ट ऑफ इम्पोजिंग अ टैरिफ? टैरिफ इज अ टैक्स ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। तो नॉर्मली इससे इम्पोर्ट की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। इट एनकरेजेज इंडस्ट्रीज टू बिकम मोर एफिशिएंट। नो, इंडस्ट्रीज बिकम इनएफिशिएंट, क्योंकि आप इनको इतना ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हो, पाकिस्तान के साथ यही हुआ था। सही है। इट इंक्रीजेज द डिमांड फॉर होम प्रोड्यूस गुड्स। यस, क्योंकि पीपल स्विच फ्रॉम इम्पोर्टेड गुड्स टू डोमेस्टिक गुड्स। सही है, लोग जो है वो डोमेस्टिक पे स्विच हो जाते हैं, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। बी इज द राइट आंसर। इट रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ होम प्रोड्यूस गुड्स। ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन दी स्पेयर कैपेसिटी, कि भाई एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से प्राइसेस बढ़ेंगी, कितनी बढ़ेंगी ये डिपेंड करता है कि क्या मुल्क के पास एबिलिटी है टू मीट दिस डिमांड। अगर है तो फिर प्राइस पे इतना चेंज नहीं आ रहा होगा। इट रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ इम्पोर्ट्स। नई इम्पोर्ट की प्राइसेस जो है वो आपकी उल्टा यहाँ पर बढ़ेंगी, क्योंकि टैरिफ लगा रहे हो आप। ठीक है, तो 28 का आंसर वुड बी डी, और बी, बॉल, बी फॉर बॉल। सही है। 29, the diagram shows the foreign exchange market for Singapore dollar in exchange for the United States dollar. The initial equilibrium is at point x. So initial equilibrium is at point x. The following month Singapore imports more goods from the US. अगर सिंगापुर यूएस से ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है तो इसका इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, जिसकी वजह से इसकी सप्लाई ऑफ करेंसी बढ़ेगी, तो सप्लाई ऑफ करेंसी विल शिफ्ट टू द राइट। आगे कह रहा है देयर इज नो चेंज इन सिंगापुर एक्सपोर्ट टू द यूएस, तो एक्सपोर्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सही है, एक्सपोर्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो एग्रीगेट डिमांड, डिमांड फॉर करेंसी पे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सही है, तो इसने पहला मुझे ये बोला हुआ है कि सिंगापुर का इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है उनकी सप्लाई ऑफ करेंसी बढ़ेगी। पर अगर एक्सपोर्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा तो डिमांड फॉर करेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो आपकी सप्लाई ऑफ करेंसी जो है, आपकी सप्लाई ऑफ करेंसी बढ़ेगी, इट विल शिफ्ट टू द राइट, तो मेरा आंसर यहाँ पर बी होगा। सही है, तो 29 का आंसर बी है। और सबसे लास्ट एमसीक्यू हमारा जो आज का है वो है, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द प्राइमरी इनकम component on the current account of the balance of payment, dividends and interest। सही है। expenditure on accommodation by international tourists visiting a country, ये trade in services में आता है। सही है। expenditure on imported raw materials, ये trade in goods में आता है। social security payments paid to residents living abroad, ये आपका सेकेंडरी इनकम में आता है। सही है, तो 30 का आंसर है। क्लियर है। इसका थ्रेशोल्ड मेरे पास अभी नहीं पड़ा हुआ, मैं डाउनलोड करना भूल गया हूँ, पर आप जो है ना मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, आप चेक कर लेना ग्रेड अपना। सही है, कोई मसला?